चैप्टर नंबर 27 जिसका नाम है न्यूक्लियर फिजिक्स हम स्टार्ट कर रहे हैं। वो तो सबसे पहले ये समझेंगे कि न्यूक्लियस क्या होता है। क्या समझेंगे? न्यूक्लियस क्या हो सकता है। तो न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस एटम का सेंट्रल पार्ट होता है, सेंट्रल पोर्शन होता है, ठीक है। और न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम कहते हैं न्यूक्लियॉन। क्या कहते हैं बच्चों? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम कहते हैं न्यूक्लियॉन, ठीक है। मतलब प्रोटॉन भी न्यूक्लियॉन कहला सकता है और न्यूट्रॉन भी न्यूक्लियॉन कहला सकता है, क्योंकि न्यूक्लियॉन हम कहते हैं जिससे न्यूक्लियस बना हुआ है वो न्यूक्लियॉन है। जिससे न्यूक्लियस बना है मिलके उसको क्या बोलेंगे? न्यूक्लियॉन। तो इसका मतलब ये हुआ प्रोटॉन भी न्यूक्लियॉन है और न्यूट्रॉन भी न्यूक्लियॉन है। अच्छा, न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज पॉजिटिव होता है। क्या होता है? अच्छा, जो न्यूक्लियस का वर्ड है ये एक सिंगुलर है, मतलब एक होगा तो न्यूक्लियस और बहुत सारे हैं तो क्या बोलेंगे? न्यूक्लियाई। क्या बोलेंगे? और न्यूक्लियस का जो सिंबल है बच्चों वो ये है XZA। एक्स एलिमेंट का नाम है, Z जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन को जाहिर करता है, A जो है वो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन मतलब कंबाइंड न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन को जाहिर करता है। कौन? A। Z प्लस N के बराबर है। किसके बराबर है? Z प्लस N, जो बता रहा है नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन कितने हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक बढ़ते हैं, इसका नाम है रेडियो एक्टिविटी। अभी हम बात कर रहे थे न्यूक्लियस की, ये स्टेबल न्यूक्लियस की बात हो रही थी। अब हम बात करते हैं अनस्टेबल न्यूक्लियस की। अनस्टेबल न्यूक्लियस क्या होते हैं? वो न्यूक्लियस जो कि जिसमें अनबैलेंस फोर्स है। तो न्यूक्लियस बनाए रखने के लिए फोर्सेस बैलेंस होती हैं, और अगर फोर्स अनबैलेंस हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे? अनस्टेबल न्यूक्लियस। अनबैलेंस फोर्स क्या करती है? न्यूक्लियस को तोड़ देती है और न्यूक्लियस में से एनर्जी जो होती है वो क्या होती है? वो निकलने लग जाती है। और वो एनर्जी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता, स्टार्ट में तो बहुत तेजी से निकलती है लेकिन एज टाइम पास स्लो डाउन होती है एनर्जी निकलना, ठीक है। और ये किस में से होता है? न्यूक्लियस अनस्टेबल न्यूक्लियस में होता है, ठीक है। अनस्टेबल न्यूक्लियस की डेफिनेशन क्या हो गई बच्चों? जो कि खुद बैलेंस फोर्स, जिसके अंदर खुद बैलेंस फोर्सेस नहीं है, अनबैलेंस फोर्सेस है, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं, पहले समझते हैं रेडियो एक्टिविटी क्या है। रेडियो एक्टिविटी ये होता है कि द स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ रेडिएशन। इसका मतलब है लगातार रेडिएशन का निकलना। द स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ रेडिएशन का मतलब होता है लगातार रेडिएशन का निकलना। तो रेडिएशन का लगातार निकलना किस में से? अनस्टेबल न्यूक्लियस में से। इसको हम क्या कहेंगे? रेडियो एक्टिविटी कहेंगे, ठीक है। और ऐसा किन एलिमेंट्स में से होता है? उन एलिमेंट में होता है जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज्यादा होता है, और उन एलिमेंट्स को हम कहते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट। जिस एलिमेंट में से रेडियो एक्टिविटी निकलेगी इसको बोलेंगे रेडियो एक्टिव एलिमेंट। और वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो होंगे उनके एटॉमिक नंबर 82 से क्या होंगे? ज्यादा होंगे। जितना बड़ा न्यूक्लियस होगा उतना अनस्टेबल होगा, ठीक है। अच्छा, अब जो रेडिएशन निकलती है बच्चों, वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट में से जो रेडिएशन निकलती है वो निकलती है अल्फा बीटा और गैमा रे के फॉर्म में। अब हम समझेंगे अल्फा बीटा और गैमा रेज क्या होते हैं, ठीक है। तो समझिएगा इधर बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं अल्फा रे क्या है। तो बच्चों अल्फा रेज जो होते हैं ये होते हैं हीलियम न्यूक्लियाई से मिलते जुलते हैं। रिजेंबल हीलियम न्यूक्लियाई, होता नहीं है हीलियम न्यूक्लियाई लेकिन रिजेंबल किससे मिलता जुलता है बच्चों? हीलियम न्यूक्लियाई से मिलता जुलता है। कौन? अल्फा रे। और सिमिलरली हम साथ साथ पढ़ लेते हैं, बीटा रे रिजेंबल करता है फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को, गैमा रे रिजेंबल करता है, गैमा रिजेंबल नहीं करता, ये होता ही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है, ठीक है। अब बात करते हैं चार्जेस के ऊपर कि अल्फा रे जो है ये इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव होता है, गैमा रे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है और बीटा रे इलेक्ट्रिकली नेगेटिव होता है, ठीक है। मतलब अगर हम ऐसी जगह जहां से रेडिएशन निकल रही हो और हम चाहते हैं रेडिएशन को सॉर्ट आउट करना, तो हम यहां पर लगाएंगे एक पॉजिटिव प्लेट और यहां लगाएंगे नेगेटिव प्लेट। तो नेगेटिव प्लेट की तरफ जो रे टर्न हो रही होगी, डिफ्लेक्ट हो रही होगी, उसको बोलेंगे अल्फा रे। वो रे जो पॉजिटिव प्लेट की तरफ
डिफ्लेक्ट हो रही है उसको बोलेंगे बीटा रे, और जो स्ट्रेट जा रही है उसको क्या बोलेंगे, गैमा रे। हम सॉर्ट आउट करना चाह रहे हैं रेडिएशन को, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं आयनाइजिंग कैपेबिलिटी के ऊपर। तो बच्चों अल्फा रे की जो आयनाइजिंग कैपेबिलिटी है वो सबसे ज्यादा होगी। आयनाइजिंग कैपेबिलिटी मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करने की एबिलिटी। तो इन सब में इलेक्ट्रॉन ज्यादा किसके पास है, अल्फा के पास है। तो इसका मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करने की एबिलिटी किसकी होगी, अल्फा की होगी। बीटा में कम इलेक्ट्रॉन होगी तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की एबिलिटी क्या होगी, अल्फा से कम होगी। और गैमा में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो उसमें इलेक्ट्रॉन लूज करने की एबिलिटी मतलब आयनाइजिंग पावर नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद पेनिट्रेशन पावर, वो जो किसी सब्सटेंस में से गुजर जाना, इट इज पेनिट्रेशन। तो अल्फा क्योंकि भारी है तो लेस पेनिट्रेटिंग पावर है लगता है, बीटा थोड़ा हल्का है अल्फा के मुकाबले में, तो इसकी पेनिट्रेटिंग पावर अल्फा से ज्यादा होगी। और गैमा क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है तो सबसे ज्यादा इसके अंदर क्या होगी, पेनिट्रेशन पावर होगी। पेनिट्रेशन पावर का मतलब किसी और सब्सटेंस में से गुजर जाने की एबिलिटी, ठीक है। स्पीड की बात करते हैं तो अल्फा की स्पीड लाइट की स्पीड के 10 गुना कम है, बीटा की स्पीड लाइट की स्पीड के 5 गुना कम है, और गैमा की स्पीड लाइट की स्पीड के बराबर है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा है एटॉमिक न्यूक्लियस क्या होता है, रेडियो एक्टिविटी क्या होता है, और अल्फा बीटा और गैमा रेज की प्रॉपर्टीज को हमने पढ़ा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट क्या होता है पहले समझ लेते हैं इसको हम लोग। बच्चों कोई भी जो न्यूक्लियस होता है वो मिल के बना होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि एक न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन हैं उसका इंडिविजुअली मास कैलकुलेट करें, मतलब तमाम मास प्रोटॉन का अलग मेजर करें और तमाम मास जो न्यूट्रॉन का उसको अलग मेजर करें, और उसके बाद उसको क्या कर दें, ऐड कर दें। तो ये वैल्यू आएगी, जितने प्रोटॉन हैं उसको मल्टीप्लाई करेंगे एक प्रोटॉन के मास से, और जितने न्यूट्रॉन हैं उसको मल्टीप्लाई करेंगे एक न्यूट्रॉन के मास से, तो कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी। मैं आपको ये बता रहा हूं कि इंडिविजुअल स्टेट में अगर मेजर करते हैं तो ये वैल्यू ज्यादा आती है, और न्यूक्लियस का जो मास यूनिफाइड कंबाइंड मास होता है वो क्या होता है, कम होता है, और इसका जो डिफरेंस होता है इसको हम क्या बोलते हैं, मास डिफेक्ट। मेरी बात समझ में आई। हम तमाम प्रोटॉन का मास अलग से मेजर करेंगे, तमाम न्यूट्रॉन के मास को अलग से मेजर करेंगे, उसके बाद इन दोनों को ऐड करेंगे तो न्यूक्लियस के मास से ये मास क्या आ जाएगा, ज्यादा आ जाएगा, और जो फर्क आएगा उसको क्या बोलेंगे, मास डिफेक्ट। तो लिखा हुआ है इट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन द टोटल मास ऑफ इंडिविजुअल न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इन एन एटम एंड एक्चुअल मास ऑफ एटम। जो फर्क होता है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, मास डिफेक्ट। मेरी बताइए बात समझ में आई कि इंडिविजुअली हम लोग अगर मास कैलकुलेट करें प्रोटॉन न्यूट्रॉन का तो मास ज्यादा आता है। यहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा हूं मैं भी, ठीक है, ठीक है। सिर्फ हम बात करें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की, तो देखो मैंने यहाँ पे प्रोटॉन न्यूट्रॉन ही लिखा है, ठीक है। और मैं यहाँ से एक और चीज चेंज कर रहा हूं, वो क्या है, मैं यहाँ से एटम का वर्ड हटा रहा हूं, ठीक है। इंडिविजुअल मास ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास इंडिविजुअली आपने मेजर किया और उसके बाद कंबाइंड स्टेट में न्यूक्लियस का मास मेजर किया, तो इंडिविजुअली जो अपना मास कैलकुलेट किया था वो मास ज्यादा आ रहा है, और जो कंबाइंड मास आ रहा है न्यूक्लियस का वो कम आ रहा है, और जो फर्क आ रहा है उसको क्या बोलना है आप, मास डिफेक्ट कह रहे हैं। मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि जितने भी प्रोटॉन है उसकी तादाद को Z से जाहिर किया गया, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे एक प्रोटॉन के मास से तो सारे प्रोटॉन का मास आ गया। जितने भी न्यूट्रॉन है उसकी तादाद को आप n से लिख रहे हो, और उसको एक न्यूट्रॉन के मास से मल्टीप्लाई करोगे तो सारे न्यूट्रॉन का मास आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करोगे तो मास ऑफ न्यूक्लियस आएगा इंडिविजुअली, और जो कंबाइंड मास ऑफ न्यूक्लियस होगा वो कम होगा, तो इसलिए माइनस करने से क्या आ जाएगा, मास डिफेक्ट आ जाएगा। आप बोलो सर मास जो है वो इंडिविजुअली ज्यादा क्यों है और कंबाइंड स्टेट में मास कम क्यों हो गया? उसकी वजह यह है कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन को जोड़ने के लिए भी कुछ एनर्जी चाहिए। तो जो मास का फर्क है ना, मतलब इंडिविजुअल स्टेट में मास ज्यादा है और कंबाइंड स्टेट में मास क्या है, कम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने जब जोड़ा ना तो कुछ जोड़ने के लिए नहीं चाहिए, वो एनर्जी कहां से आई, यहां से आई, मास डिफेक्ट आई। मतलब जो मास कम हो रहा है ना
कंबाइंड स्टेट में मास कम हो रहा है, वो मास कम जो हो रहा है वो एक्चुअल में एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है और वो इन दोनों को कंबाइन रखने के काम आ रहा है। तो हम इसको इस तरह कहते हैं कि न्यूक्लियॉन्स मतलब प्रोटॉन न्यूट्रॉन को जोड़ने के लिए जो होना चाहिए या तोड़ने के लिए जो होना चाहिए उसको हम क्या बोलते हैं? बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, इट इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अपार्ट द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज नोन एज बाइंडिंग एनर्जी। तो मास डिफेक्ट को आपने c स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है और आगे बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी। बच्चों हमने इस टॉपिक को समझने के लिए एक न्यूमेरिकल लिखा है। ठीक है, हमने कहा कि लिथियम जो है ना इसकी बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करनी है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में और मास ऑफ लिथियम आपको गिवन है। आपको एक प्रोटॉन का मास पता है और एक न्यूट्रॉन का ही मास पता है। तो आपने क्या किया, आपको फॉर्मूला पता था A इज इक्वल टू Z प्लस N। तो A की जगह आपने यहाँ ये 7 इज A, 3 Z है, N वैसे आ गया। तो N निकालना है तो 3 प्लस का वहां जाकर क्या हो जाएगा माइनस, तो 7 माइनस 3 क्या होगा 4। अब ये फॉर्मूला आपके पास जो लिखा हुआ था आपने यहाँ लिख दिया। ठीक है, Z की जगह 3 लिख दिया आपने और MP की जगह MP की वैल्यू लिख दी, फिर N की जगह 4 लिख दिया यहाँ से देख के और Mn की जगह Mn की वैल्यू लिख दी और उसके बाद माइनस का फॉर्म साइन लगाया और मास ऑफ लिथियम यहाँ से कॉपी करके ले लिया। इसको जब आपने कैलकुलेट किया तो आपके पास ये आ गया कि कितना मास कम हो रहा है, कितना मास कंबाइंड स्टेट करने पे कितना मास कम हो रहा है। तो कितनी वैल्यू आई 0.040488 यूनिट्स। अब याद रखिएगा बच्चों एक बात, अगर आपके पास किसी भी न्यूक्लियस का मास अगर या मास डिफेक्ट की या कोई भी मास की यूनिट अगर यूनिट में गिवन है, इसमें गिवन है यूनिट में, अगर मास किसमें गिवन है यूनिट में, तो आप क्या करेंगे इसको इस कंपैरिजन फैक्टर से हम अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, तो इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करने पे तो मास जो होगा वो डायरेक्ट किसमें चला जाएगा, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। हमें पता है एक यूनिट मास में 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होती है। एक यूनिट मास में कितनी एनर्जी होती है बच्चों, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होती है। तो आपने जस्ट इस वैल्यू को यहाँ लिखा और इस फैक्टर को वैसे लिख दिया तो यूनिट क्या हो जाएगा कैंसिल, और जो यूनिट बचेगी अब हमारे पास एनर्जी की वो क्या बन जाएगी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमें ये बात समझ में आ गई कि अगर इस लिथियम को आप लोग अगर इस लिथियम को जोड़ने में कितनी एनर्जी चाहिए निकालना है तो आप क्या करेंगे, इतनी एनर्जी देंगे। मतलब लिथियम के प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स को हम इतनी एनर्जी देंगे तो वो न्यूक्लियस बन जाएगा। हमें पता चल गया लिथियम में 3 प्रोटॉन है और 4 न्यूट्रॉन है। लिथियम में 3 प्रोटॉन है और 4 न्यूट्रॉन है। तो उस 3 प्रोटॉन और 4 न्यूट्रॉन को हमने 37.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दी तो वो बन गया लिथियम का न्यूक्लियस बन गया। क्या बन गया, लिथियम का न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये हमने आज कंप्लीट कर लिया।